बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल पीर कामिल की किस्त नंबर 2। गोल्फ़ क्लब में तकसीम इनामात मुनक़द की जा रही थी। 16 साल सालार सिकंदर भी अंडर 16 की कैटेगरी में 7 अंडर पर के स्कोर के साथ पहली पोजीशन के ट्रॉफ़ी वसूल के लिए मौजूद था। सिकंदर उस्मान ने सालार सिकंदर का नाम पुकारे जाने पर तालियां बजाते हुए इस ट्रॉफ़ी कैबिनेट के बारे में सोचा, जिसमें इस साल उन्हें कुछ मज़ीद तब्दीलियां करवानी पड़ेंगी। सालार को मिलने वाली शील्ड्स और ट्रॉफ़ीज़ की तादाद इस साल भी पिछले सालों जैसी ही थी। उनके तमाम बच्चे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर सालार सिकंदर बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ट्रॉफ़ीज़, शील्ड्स और सर्टिफ़िकेट्स के मामले में वो सिकंदर उस्मान के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 150 IQ लेवल के हामिल इस बच्चे का मुकाबला करना उनमें से किसी के लिए मुमकिन था भी नहीं। फ़ख्रिया अंदाज में तालियां बजाते हुए सिकंदर उस्मान ने दाएं तरफ बैठी हुई अपनी बीवी से सरगोशी में कहा, ये गोल्फ़ में इसकी 13वीं और इस साल की 4थी ट्रॉफ़ी है। हर चीज़ का हिसाब रखते हो तुम। उसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए जैसे कदरे सताइशी अंदाज में अपने शोहर से कहा, जिसकी नज़रें इस वक्त मेहमान ख़ुसूसी से ट्रॉफ़ी वसूल करते हुए सालार पर मरकूज़ थीं। सिर्फ गोल्फ़ का? और क्यों? वो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। सिकंदर उस्मान ने अपनी बीवी को देखा, जो अब सेट की तरफ जाते हुए सालार को देख रही थी। आई बेट अगर ये इस वक्त इस मुकाबले में शिरकत करने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रहा होता तो भी इस वक्त उसके हाथ में यही ट्रॉफ़ी होती। सिकंदर उस्मान ने बेटे को दूर से देखते हुए कुछ फ़ख्रिया अंदाज में दावा किया। सालार अब अपनी सीट के अतराफ़ में मौजूद दूसरी सीटों पर मौजूद दूसरे इनामात हासिल करने वालों से हाथ मिलाने में मसरूफ़ था। उनकी बीवी को सिकंदर उस्मान के दावे पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी सालार के बारे में ये एक बाप का जज्बाती जुमला नहीं था। वो वाकई इतना ही गैर मामूली था। उसे 2 हफ्ते पहले अपने भाई ज़ुबैर के साथ इसी गोल्फ़ कोर्स पर 18 होल पर खेला जाने वाला गोल्फ़ का मैच याद आया। रफ़ में इत्तफ़ाक़न गिर जाने वाली एक बॉल को वो जिस सफाई और महारत के साथ वापस ग्रीन पर लाया था, उसने ज़ुबैर को महवे हैरत कर दिया। वो पहली बार सालार के साथ गोल्फ़ खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा 18 होल के ख़ात्मे तक किसी को भी ये याद नहीं था उसने ये जुमला कितनी बार बोला था। रफ़ से खेली जाने वाली इस शॉट ने अगर उसे महवे हैरत किया था, तो सालार सिकंदर के पुटर्स ने उसे दम बखुद कर दिया था। गेंद को होल में जाते देखकर उसने क्लब के सहारे खड़े खड़े सिर्फ गर्दन मोड़कर आंखों ही आंखों में सालार सिकंदर और उस होल के दरमियान मौजूद फासले को मापा था और जैसे बेयकीनी से सर हिलाते सालार को देखा। आज सालार साहब अच्छा नहीं खेल रहे। ज़ुबैर ने मुड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़े कैडी को देखा, जो गोल्फ़ कार्ट पकड़े सालार को देखते हुए बड़बड़ा रहा था। अभी ये अच्छा नहीं खेल रहा। ज़ुबैर ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में क्लब के कैडी को देखा। हाँ साहब, वरना बॉल कभी रफ़ में ना जाती। कैडी ने बड़े मामूल से अंदाज में उन्हें बताया। आप आज यहाँ पहली बार खेल रहे हैं और सालार साहब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। कैडी ने ज़ुबैर की मालूमात में इजाफ़ा किया और ज़ुबैर ने अपनी बहन को देखा, जो फ़ख्रिया अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा और अगली बार खेल की जगह का इंतखाब भी मैं करूँगा। ज़ुबैर ने कुछ खिफ़त के आलम में अपनी बहन के साथ सालार की तरफ जाते हुए देखा। किसी भी वक्त किसी भी जगह उन्होंने सालार की तरफ से अपने भाई को पूरे एतमाद अंदाज में चैलेंज करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस वीकेंड पर टीए और डीए के साथ कराची बुलवाना चाहता हूँ। उन्होंने सालार के करीब पहुंचकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सालार मुस्कुराया। किस लिए? मेरे बिहाफ पर तुम्हें कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलना है। मैं इस बार इलेक्शंस में उससे हारा हूँ।
मगर वो अगर किसी से गोल्फ का मैच हार गया तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो भी एक बच्चे के हाथों। सो लेट्स सेटल द स्कोर। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सालार के माथे पर चंद बल नमूदार हो गए थे। बच्चा? उसने उनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल इतराज़ लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए उसे दोहराया। मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम करना पड़ेगा। असजद दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? असजद सोफ़े पर बैठ गया। आप अंकल हाशिम की तरफ नहीं गई? नहीं, क्यों? ख़ास बात है? हाँ, इमामा इस वीकेंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे। तुम गए थे वहाँ? शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो ख़ासे अरसे के बाद आई है। शकीला को याद आया। हाँ, 2 माह के बाद। शकीला को असजद कुछ उलझा हुआ लगा। कोई मसला है? अम्मी, मुझे इमामा पिछले काफ़ी अरसे से कुछ बदली बदली लग रही है। उसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। बदली बदली? क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता। बस उसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है। असजद ने कंधे उचकाते हुए कहा। आज तो वो इस मामूली सी बात पर नाराज़ हो गई। पहले जैसे कोई बात ही नहीं रही उसमें। मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे हुआ क्या है। तुम्हें वहम हो गया होगा असजद। उसका रवैया क्यों बदलने लगा? तुम कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने उसे हैरानी से देखा। नहीं अम्मी, पहले मैं भी यही समझ रहा था कि शायद मुझे वहम हुआ होगा, लेकिन अब ख़ास तौर पर आज मुझे अपने ये एहसासात वहम नहीं लगे हैं। वो बहुत उखड़े से अंदाज में बात करती रही मुझसे। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसका रवैया क्यों बदल गया है? शकीला ने ब्रश मेज़ पर रखते हुए कहा। ये तो मुझे नहीं पता। तुमने पूछा उससे? एक बार नहीं, कई बार। फिर? हर बार आपकी तरह वो भी यही कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई है। उसने कंधे उचकाते हुए कहा। कभी कहती है स्टडीज़ की वजह से ऐसा है, कभी कहती है अब वो मैच्योर हो गई है इसलिए। ये ऐसी कोई गलत बात तो नहीं है। हो सकता है वाकई ये बात हो। शकीला ने कुछ सोचते हुए कहा। अम्मी, बात संजीदगी की नहीं है। मुझे लगता है वो मुझसे कतराने लगी है। असजद ने कहा। तुम फजूल बातें कर रहे हो असजद। मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी। वैसे भी तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की आदत से वाकिफ़ हो। शकीला को बेटे के खदशात बिल्कुल बेमायनी लगे। जाहिर है उम्र के साथ कुछ तब्दीलियां आ ही जाती हैं। अब बच्चे तो नहीं रहे हो तुम लोग। तुम मामूली मामूली बातों पर परेशान होने की आदत छोड़ दो। उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा। वैसे भी हाशिम भाई अगले साल उसकी शादी कर देना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि वो बाद में अपनी तालीम मुकम्मल करती रहेगी। कम अज़ कम वो तो अपने फ़र्ज़ से सबकदोश हो जाएं। शकीला ने इंकशाफ किया। अंकल ने ऐसा कहा? असजद कुछ चौंका। कई बार कहा है। मेरा ख्याल है वो लोग तो तैयारियां भी कर रहे हैं। असजद ने एक इत्मीनान भरा सांस लिया। हो सकता है इमामा इसी वजह से परेशान हो। हाँ, हो सकता है। बहरहाल यही सही है। अगले साल शादी हो जानी चाहिए। असजद ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। वो 16-17 साल का एक दुबला पतला मगर लंबा लड़का था। उसके चेहरे पर बलोगत का वो गहरा रुआं नज़र आ रहा था जिसे एक बार भी शेव नहीं किया गया था, और उस रुएं ने उसके चेहरे की मासूमियत को बरकरार रखा था। वो स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और एक ढीली ढाली शर्ट पहने हुए था। उसके पैरों में कॉटन की जुराबें और जॉगर्स थे। च्युइंगम चबाते हुए उसकी आंखों में एक अजीब तरह की बेचैनी और इज़्तिराब था। वो इस वक्त एक पुरहजूम सड़क के बीचों बीच एक हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ तेज़ी से तकरीबन उसे उड़ाए लिए जा रहा था। वो किसी किस्म के हेलमेट के बगैर था और बहुत रैश अंदाज में मोटरसाइकिल को चला रहा था। उसने 2 दफ़ा सिग्नल तोड़ा, 3 दफ़ा ख़तरनाक तरीके से कुछ गाड़ियों को ओवरटेक किया, 4 दफ़ा बाइक चलाते चलाते उसका अगला पहिया उठा दिया और कितनी ही देर दूर तक सिर्फ एक पहिए पर बाइक चलाता रहा। 2 दफ़ा दाएं बाएं देखे बगैर उसने बर्क रफ्तारी से अपनी मर्ज़ी का टर्न लिया। 1 दफ़ा वो ज़िगज़ैग अंदाज में बाइक चलाने लगा। 6 दफ़ा उसने पूरी रफ्तार से बाइक चलाते हुए अपने दोनों पाँव उठा दिए।
फिर यकदम उसी रफ्तार से बाइक चलाते हुए उसने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए उस लेन को तोड़ा और दूसरी लाइन में जन्नाटे के साथ घुस गया। सामने से आती हुई ट्रैफिक की ब्रेकें यकदम चिरचिराने लगीं। उसने फुल स्पीड पर बाइक चलाते हुए यकदम हैंडल पर से अपने हाथ हटा दिए। बाइक पूरी रफ्तार के साथ सामने से आने वाली गाड़ी के साथ टकराई। वो एक झटके के साथ हवा में बुलंद हुआ और फिर किसी चीज़ पर गिरा। उसे अंदाज़ा नहीं हुआ। उसका ज़हन तारीक हो चुका था। वो दोनों लड़के स्टेज पर एक दूसरे के बिलमुकाबिल रोस्ट्रम के पीछे खड़े थे, मगर हाल में मौजूद स्टूडेंट्स की नज़रें हमेशा की तरह उनमें से एक पर मरकूज़ थीं। वो दोनों हेड बॉय के इंतखाब के लिए कन्विंसिंग कर रहे थे और वो प्रोग्राम भी उसका एक हिस्सा था। दोनों के रोस्ट्रम पर एक एक पोस्टर लगा था, जिनमें से एक पर वोट फॉर सालार और दूसरे पर वोट फॉर फैज़ान लिखा था। इस वक्त फैज़ान हेड बॉय बन जाने के बाद अपने मुमकिना इक़दामात का ऐलान कर रहा था, जबकि सालार पूरी संजीदगी के साथ उसे देखने में मसरूफ़ था। फैज़ान स्कूल का सबसे अच्छा मुकर्रर था और इस वक्त भी वो अपने जोश ख़ताबत के कमाल दिखाने में मसरूफ़ था और उसी ब्रिटिश लहजे में बात कर रहा था जिसके लिए वो मशहूर था। बेहतरीन साउंड सिस्टम की वजह से उसकी आवाज़ और अंदाज़ दोनों खासे मुतासिर कुन थे। हाल में बिलाशुबा सकूत तारी था और ये खामोशी सिर्फ उसी वक्त टूटती जब फैज़ान के सपोर्टर्स उसके किसी अच्छे जुमले पर दाद देना शुरू होते। हाल यकदम तालियों से गूंज उठता। आध घंटे के बाद जब अपने लिए वो वोट की अपील करने के बाद खामोश हुआ तो हाल में अगले कई मिनट तक तालियां और सीटियां बजती रहीं। इन तालियों में खुद सालार सिकंदर भी शामिल था। फैज़ान ने एक फातिहाना नज़र हाल पर और सालार पर डाली और उसे तालियां बजाते देखकर उसने गर्दन के हल्के से इशारे से उसे सराहा। सालार सिकंदर आसान हरीफ नहीं था, ये वो अच्छी तरह जानता था। स्टेज सेक्रेटरी अब सालार के लिए अनाउंसमेंट कर रहा था। तालियों की गूंज में सालार ने बोलना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वो एक लहजा ठहरा। फैज़ान अकबर एक मुकर्रर के तौर पर यकीनन हमारे स्कूल का असासा है। मैं या कोई दूसरा भी उनके मुकाबले में किसी स्टेज पर खड़ा नहीं हो सकता। वो एक लम्हे के लिए रुका। उसने फैज़ान के चेहरे को देखा जिस पर एक फ़ख्रिया मुस्कुराहट उभर रही थी, मगर सालार के जुमले के बाकी हिस्से ने अगले लम्हे उस मुस्कुराहट को ख़त्म कर दिया। अगर मामला सिर्फ बातें बनाने का हो तो हॉल में हल्की सी खिलखिलाहटें उभरीं। सालार के लहजे की संजीदगी बरकरार थी, मगर एक हेड बॉय और मुकर्रर में बहुत फ़र्क होता है। मुकर्रर को बातें करनी होती हैं, हेड बॉय को काम करना होता है। दोनों के दरमियान टाकर और डूअर का फ़र्क होता है और ग्रेट टाकर्स आर नॉट ग्रेट डूअर्स। सालार के सपोर्टर्स की तालियों से हाल गूंज उठा। मेरे पास फैज़ान अकबर जैसे खूबसूरत लफ्ज़ों की रवानी नहीं है, उसने अपनी बात जारी रखी। मेरे पास सिर्फ मेरा नाम है और मेरा मुतासिर कुन रिकॉर्ड, और मुझे कन्विंसिंग के लिए लफ्ज़ों के कोई दरिया नहीं बनाने, मुझे सिर्फ अल्फाज कहने हैं। वो एक बार फिर रुका। ट्रस्ट मी एंड वोट फॉर मी। मुझ पर एतमाद करें और मुझे वोट दें। उसने शुक्रिया अदा करते हुए जिस वक्त अपने माइक को ऑफ किया उस वक्त हाल तालियों से गूंज रहा था। 1 मिनट 40 सेकंड्स में वो उसी नपे तुले और कैलकुलेटेड अंदाज में बोला था जो उसका खासा था, और उसी 1.5 मिनट ने फैज़ान का तख्ता कर दिया था। इस इब्तदाई तारुफ के बाद दोनों उम्मीदवारों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था। सालार सिकंदर उन जवाबात में भी उतने ही इख्तिसार से काम ले रहा था जितना उसने अपनी तकरीर में लिया था। उसका सबसे तवील जवाब 4 जुमलों पर मुश्तमिल था, जबकि फैज़ान का सबसे मुख्तसर जवाब भी 4 जुमलों पर मुश्तमिल नहीं था। फैज़ान की फसाहत व बलागत जो पहले उसकी खूबी समझी जाती थी, इस वक्त इस स्टेज पर सालार के मुख्तसर जवाबात के सामने चर्ब ज़ुबानी नज़र आ रही थी, और इसका एहसास ख़ुद फैज़ान को भी हो रहा था। जिस सवाल का जवाब सालार एक लफ्ज़ या एक जुमले में देता, उसके लिए फैज़ान को आदतन तमहीद बांधनी पड़ती, और सालार का अपनी तकरीर में उसके बारे में किया हुआ तबसरा वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को कुछ और सही महसूस हुआ।
कि एक मुकर्रर सिर्फ बातें कर सकता है। सालार सिकंदर को हेड बॉय क्यों होना चाहिए? सवाल किया गया। क्योंकि आप बेहतरीन शख्स का इंतखाब चाहते हैं, जवाब आया। क्या ये जुमला खुद सिताइशी नहीं है? एतराज़ किया गया। नहीं, ये जुमला खुद शनासी है। एतराज़ को रद्द कर दिया गया। खुद सिताइशी और खुद शनासी में क्या फ़र्क है? एक बार फिर चुभते हुए लहजे में पूछा गया। वही जो फैज़ान अकबर और सालार सिकंदर में है, संजीदगी से कहा गया। अगर आपको हेड बॉय ना बनाया जाए तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क मुझे नहीं, आपको पड़ेगा। कैसे? अगर बेहतरीन आदमी को मुल्क का लीडर ना बनाया जाए तो फ़र्क कौम को पड़ता है, उस बेहतरीन आदमी को नहीं। आप अपने आप को फिर बेहतरीन आदमी कह रहे हैं। एक बार फिर एतराज़ किया गया। क्या इस हाल में कोई ऐसा है जो ख़ुद को बुरे आदमी के साथ इक्वेट करे? हो सकता है हो। फिर मैं उससे मिलना चाहूँगा। हॉल में हंसी की आवाज़ें उभरीं। हेड बॉय बनने के बाद सालार सिकंदर जो तब्दीलियाँ लाएगा उसके बारे में बताएं। तब्दीलियाँ बताई नहीं जाती, दिखाई जाती हैं, और ये काम हेड बॉय बनने से पहले नहीं कर सकता। चंद और सवालात किए गए। फिर स्टेज सेक्रेटरी ने हाजरीन में से एक आखिरी सवाल किया। वो एक श्रीलंकन लड़का था जो कुछ शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं और मेरा पूरा ग्रुप आपको वोट देगा। सालार उसकी बात पर मुस्कुराया। जवाब देने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके ग्रुप के लोग कितने हैं? उसने पूछा। 6। उस लड़के ने कहा। सालार ने सर हिलाया। ओके, सवाल करें। आपको कुछ हिसाब किताब करते हुए मुझे बताना है, अगर हम 2,67,895 में 9,52,852 को जमा करें, फिर उसमें से 3,99,999 को तफरीक करें, फिर उसमें 9,29,292 को जमा करें और उसे वो श्रीलंकन लड़का ठहर ठहर कर एक कागज़ पर लिखा हुआ एक सवाल पूछ रहा था। 6 के साथ ज़रब दें, फिर उसे 2 के साथ तकसीम करें और जवाब में 4,92,359 को जमा कर दें तो क्या जवाब आएगा? वो लड़का अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। 81,42,473 बड़ी बरकरफ्तारी के साथ सालार ने जवाब दिया। उस लड़के ने कागज़ पर एक नज़र दौड़ाई और फिर कुछ बेयकीनी से सर हिलाते हुए तालियां बजाने लगा। फैज़ान अकबर को इस वक्त अपना आप एक एक्टर से ज़्यादा नहीं लगा। पूरा हाल उस लड़के के साथ तालियां बजाने में मसरूफ़ था। फैज़ान अकबर को वो पूरा प्रोग्राम एक मजाक महसूस होने लगा। 1 घंटे के बाद जब वो सालार सिकंदर से पहले उस स्टेज से उतर रहा था तो वो जानता था कि वो मुकाबले से पहले ही मुकाबला हार चुका था। 150 की IQ लेवल वाले इस लड़के से उसे ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतना हसद महसूस नहीं हुआ था। इमामा आपा, आप लाहौर कब जाएंगी? वो अपने नोट्स को देखते हुए चौंकी। सर उठाकर उसने साद को देखा। वो साइकिल की रफ्तार को अब बिल्कुल आहिस्ता किए उसके गिर्द चक्कर लगा रहा था। कल? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? इमामा ने अपनी फ़ाइल बंद करते हुए कहा। जब आप चली जाती हैं तो मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, वो बोला। क्यों? इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आप मेरे लिए बहुत से खिलौने लाती हैं और आप मुझे सैर करवाने लेकर जाती हैं और आप मेरे साथ खेलती हैं, इसलिए। उसने तफसीली जवाब दिया। आप मुझे अपने साथ लाहौर नहीं ले जा सकती? इमामा अंदाज़ा नहीं कर सकी ये तजवीज़ थी या सवाल। मैं कैसे ले जा सकती हूँ? मैं तो ख़ुद हॉस्टल में रहती हूँ। तुम कैसे रहोगे वहाँ? साद साइकिल चलाते हुए कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, तो फिर आप जल्दी यहाँ आया करें। अच्छा, जल्दी आया करूँगी, इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा किया करो कि मुझसे फ़ोन पर बात कर लिया करो। मैं फ़ोन किया करूँगी तुम्हें। हाँ, ये ठीक है। साद को उसकी तजवीज़ पसंद आई। साइकिल की रफ्तार में इजाफा करते हुए वो लॉन के लंबे लंबे चक्कर काटने लगा। इमामा बेध्यानी के आलम में उसे देखने लगी। वो उसका भाई नहीं था। 10 साला साद
5 साल पहले उनके घर आया था। कहाँ से आया था उसके बारे में वो नहीं जानती थी, क्योंकि उसे उसके बारे में उस वक्त कोई तजस्सुस नहीं हुआ था। मगर क्यों लाया गया था ये वो अच्छी तरह जानती थी। साद अब 10 साल का था और वो घर में बिल्कुल घुल मिल गया था। इमामा से वो सबसे ज़्यादा मानूस था। इमामा को उस पर अक्सर तरस आता। तर्स की वजह उसका लावारिस होना नहीं था, तर्स की वजह उसका मुस्तकबिल था। उसके 2 चचाओं और एक ताया के घर भी इस वक्त इसी तरह के गोद लिए हुए बच्चे पल रहे थे। वो उनके मुस्तकबिल पर भी तरस खाने पर मजबूर थी। फाइल हाथ में पकड़े, साइकिल पर लॉन में घूमते साद पर नज़रें जमाए, वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे देखते हुए वो इसी तरह की बहुत सी सोचों में उलझ जाती थी, मगर उसके पास कोई हल नहीं था। वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो चारों इस वक्त लाहौर के रेड लाइट एरिया में मौजूद थे। उनकी उम्रें 18-19 साल के लगभग थीं। वो अपने हुलिये से अपर क्लास के लगते थे, मगर वहाँ पर ना उनकी उम्र कोई नुमाया कर देने वाली चीज़ थी, ना ही उनकी अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने की इम्तियाज़ी खसूसियत, क्योंकि वहाँ पर उनमें से भी कम उम्र लड़के आते थे और अपर क्लास इस इलाके के मुस्तकिल कस्टमर्स में शामिल थी। चारों लड़के रेड लाइट एरिया की टूटी हुई गलियों से गुजरते जा रहे थे। 3 लड़के आपस में बातें कर रहे थे, जबकि सिर्फ चौथा कदरे तजस्सुस और दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वो पहली बार वहाँ आया था, और उन तीनों के साथ थोड़ी देर बाद होने वाली उसकी गुफ्तगू से ये जाहिर हो गया था कि वो वाकई वहाँ पहली बार आया था। गली के दोनों तरफ में खुले दरवाज़ों में बनाव सिंगार किए नीमुरियाँ कपड़ों में मलबूस हर उम्र और हर शक्ल की औरत खड़ी थी। सफ़ेद, सांवली, स्याह, गंदमी, बहुत खूबसूरत, दरमियानी और मामूली शक्ल सूरत वाली। गली में हर शक्ल और उम्र का मर्द गुजर रहा था। वो लड़का वहाँ से गुजरते हुए हर चीज़ पर गौर कर रहा था। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? चलते चलते उस लड़के ने अचानक अपने दाएं तरफ चलने वाले लड़के को मुखातिब करते हुए कहा। वो लड़का जवाबन हंसा। कितनी बार ये तो पता नहीं, अब तो गिनती भी भूल चुका हूँ। अक्सर आता हूँ यहाँ पर, उस लड़के ने कदरे फ़ख्रिया अंदाज में कहा। इन औरतों में मुझे कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं हो रही। नथिंग स्पेशल अबाउट देम, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर कहीं रात ही गुजारनी हो तो कम अज़ कम एनवायरनमेंट तो अच्छा हो। सच अ डर्टी, इट्स अ फिल्दी प्लेस, उसने गली में मौजूद गड्ढों और कूड़े के ढेरों को देखते हुए कुछ नागवारी से कहा। फिर गर्ल फ्रेंड्स के होते हुए यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? उसने इस बार अपनी भवें उचकाते हुए कहा। इस जगह का अपना एक चार्म है। गर्ल फ्रेंड्स और यहाँ की औरतों का कोई मुकाबला नहीं है। गर्ल फ्रेंड्स इस तरह के डांस तो नहीं दिखा सकती जो अभी कुछ देर बाद तुम देखोगे। तीसरा लड़का हंसा और फिर पाकिस्तान की जिस बड़ी एक्ट्रेस का डांस दिखाने हम तुम्हें ले जा रहे हैं वो तो बस। दूसरे लड़के की बात पहले लड़के ने काट दी। उसका डांस तो तुम पहले भी दिखा चुके हो। अरे वो कुछ भी नहीं था, भाई की शादी पर एक मुजरा किया था, मगर यहाँ पर तो बात ही कुछ और होती है। वो एक्ट्रेस तो एक पोश इलाके में रहती है, फिर यहाँ क्यों आती है? पहले लड़के ने कुछ गैर मुतमईन अंदाज में उससे पूछा। ये तुम आज खुद उससे पूछ लेना, मैं कभी उससे इस तरह के सवाल नहीं करता। दूसरे लड़के की बात पर बाकी दोनों लड़के हंसे, मगर तीसरा उसी तरह चुभती हुई नज़रों से उसे देखता रहा। उनका सफ़र बिलाखिर उस गली के आखिर में एक इमारत के सामने ख़त्म हो गया। इमारत के नीचे मौजूद दुकान से तीनों लड़कों ने मोतिये के बहुत से हार खरीदे और अपनी कलाइयों में लपेट लिए। एक हार दूसरे लड़के ने उस लड़के की कलाई में भी लपेट दिया जो वहाँ आने पर एतराज़ कर रहा था। फिर उन लोगों ने वहाँ से पान खरीदे, तंबाकू वाला पान। दूसरे लड़के ने उस लड़के को भी दिया जो शायद ज़िंदगी में पहली बार पान खा रहा था। पान खाते हुए वो चारों उस इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर पहले लड़के ने एक बार फिर तनकीदी नज़रों से चारों तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर
इत्मीनान की एक झलक नमूदार हुई। वो जगह बहुत साफ़ सुथरी और ख़ासी हद तक आरास्ता थी। गाँव तकिए और चांदनियाँ बिछी हुई थीं और बारीक पर्दे लहरा रहे थे। कुछ लोग वहाँ पहले ही मौजूद थे। रक़्स अभी शुरू नहीं हुआ था। एक औरत लपकती उनकी तरफ आई। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मसनूई मुस्कुराहट सजी हुई थी। उसने दूसरे लड़के को मुखातिब किया। पहले लड़के ने गौर से उस औरत को देखा। उधेड़ उम्र की वो औरत, अपने चेहरे पर बेतहाशा मेकअप थोपे और बालों में मोतिये और गुलाब के गजरे लटकाए, शिफॉन की एक चिंगाड़ती हुई सुर्ख साड़ी में मलबूस थी, जिसका ब्लाउज़ उसके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहा था। मगर वो जिस्म को छुपाने के लिए पहना गया भी नहीं था। उन चारों को वो एक कोने में ले गई और वहाँ उसने उन्हें बिठा दिया। पहले लड़के ने वहाँ बैठते ही मुंह में मौजूद पान उस उगलदान में थूक दिया जो उनके करीब मौजूद था, क्योंकि पान मुंह में होते हुए उससे बात करना मुश्किल हो रहा था। पान का जायका भी उसके लिए कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं था। तीनों लड़के वहाँ बैठकर मध्यम आवाज़ में बातें करने लगे, जबकि पहला लड़का उस हाल के चारों तरफ मौजूद गाँव तकियों से टेक लगाए हुए लोगों को देखता रहा, जिनमें से कुछ अपने सामने शराब की बोतलें और नोटों की गड्डियाँ रखे बैठे थे। उनमें से अक्सरियत सफ़ेद लट्ठे के कलफ लगे कपड़ों में मलबूस थी। उसने ईद के इज्तिमात के अलावा आज पहली बार किसी और जगह पर सफ़ेद लिबास पहनने वालों का इतना बड़ा इज्तिमा देखा था। खुद वो अपने साथियों की तरह स्याह जीन्स और उसी रंग की आधे बाजुओं वाली शर्ट में मलबूस था। उनकी उम्र के कुछ और लड़के भी वहाँ उन्हीं की तरह जीन्स और टी शर्ट्स में मलबूस थे। थोड़ी देर बाद एक और औरत उसी तरह चीखते चिंगाड़ते रंगों वाले कपड़ों में मलबूस वहाँ आकर हाल के दरमियान में बैठकर एक गज़ल सुनाने लगी थी। उसके साथ कुछ साजिंदे भी थे। 2 गज़लें सुनाने और अपने ऊपर उछाले जाने वाले कुछ नोट उठाकर वो खासी खुश और मुतमईन वापस चली गई। और उसके जाने के फ़ौरन बाद ही फ़िल्म इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हॉल में दाखिल हुई और हॉल में मौजूद हर मर्द की नज़र उससे जैसे चिपक कर रह गई थी। उसने हॉल में बारी बारी चारों तरफ घूम कर हर एक को सर के इशारे से खुशामदीद कहा था। साजिंदों को इस बार किसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा था। कैसेट प्लेयर पर बारी बारी चंद हिजान अंगेज़ गाने लगाए गए थे जिन पर उस औरत ने अपना रक़्स पेश करना शुरू कर दिया था और कुछ देर पहले की खामोशी यकदम ख़त्म हो गई थी। चारों तरफ मौजूद मर्द उस औरत को दादो तहसीन पेश करने के साथ साथ शराब नोशी में मसरूफ़ थे। उनमें से कुछ जो ज़्यादा जोश में आ रहे थे वो उठकर उस एक्ट्रेस के साथ डांस में मसरूफ़ हो जाते। हॉल में वाहिद शख्स जो अपनी जगह पर किसी हरकत के बग़ैर बेतासुर चेहरे के साथ बैठा था वो वही लड़का था, मगर इसके बावजूद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो इस एक्ट्रेस के रक़्स से ख़ासा महजूज़ हो रहा था। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब इस एक्ट्रेस ने अपना रक़्स ख़त्म किया तो वहाँ मौजूद आधे से ज़्यादा मर्द इतना गफ़ील हो चुके थे, वापस घर जाना उनके लिए मसला इसलिए नहीं था क्योंकि उनमें से कोई भी घर जाने का इरादा नहीं रखता था। वो सब वहाँ रात गुजारने आए थे। उन चारों ने भी रात वहाँ गुजारी। अगले दिन वहाँ से वापसी पर गाड़ी में उस दूसरे लड़के ने जमाही लेते हुए पहले लड़के से पूछा, जो उस वक्त लापरवाही से गाड़ी से बाहर देखने में मसरूफ़ था, कैसा रहा ये तजर्बा? अच्छा था, पहले लड़के ने कंधे उचकाते हुए कहा। बस अच्छा था और कुछ नहीं, तुम भी बस। उसने कदरे नाराज़ी के आलम में बात अधूरी छोड़ दी। कभी कभार जाने के लिए अच्छी जगह है, इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ, मगर समथिंग स्पेशल वाली कोई बात नहीं है। मेरी गर्ल फ्रेंड उस लड़की से बेहतर है जिसके साथ मैंने रात गुजारी है, उस लड़के ने दो टोक अंदाज में कहा।